हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका आसिम सर। तो आज मैं जा रहा हूँ FT6 ANTS नीट केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन 51 से शुरू होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवन फॉर गिवन हाफ सेल Al3+ plus 3 electron gives Al aluminium. On increasing Al3+ concentration the electrode potential। तो ये रिएक्शन के लिए देखो क्या बोला, अगर एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं नास्ट इक्वेशन। अप्लाई नास्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हम लोग को पता क्या है 0.059 1/n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही पता है हम लोग को जनरल नास्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखा जाएगा ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, 0.059 1/3 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय Al3+। तो हम लोग को पता है कि प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए 1। देयरफॉर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/3 लॉग ऑफ 1/Al3+। हो गया। अब इसको उल्टा कर देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 1/3 लॉग ऑफ। अभी देखो अगर Al3+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो लॉग का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ई सेल क्या होगा ई नॉट सेल प्लस, तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ इंक्रीजेस ई सेल ऑल्सो इंक्रीजेस। हो गया ना, प्लस है तो ई सेल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर for the question number 51. Now move to the question number 52. Question number 52 is given for a homogeneous gaseous reaction A giving B plus C plus D. The initial pressure was P0 while pressure after time T was P. If P is greater than P0, the expression for the rate constant K is। तो for a gaseous हम लोग को एक शॉर्टकट पता है for question number 52 for a gaseous homogeneous reaction like this A गैस गिविंग NB गैस, मतलब अगर 1 मोल से n मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मिल गया तो K का एक्सप्रेशन होता है K इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग ऑफ n माइनस 1 P0 डिवाइडेड बाय n P0 माइनस PT, प्रेशर आफ्टर टाइम T। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है फॉर दिस रिएक्शन, फॉर रिएक्शन ए से क्या मिल गया B प्लस C प्लस D, मतलब 1 मोल से कितना मोल मिल गया यहाँ पे 3 मोल। तो n इक्वल टू 3 हियर, देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T इंटू PT का वैल्यू यहाँ पे कितना है P है, लॉग ऑफ 3 माइनस 1 2 P0 बाई 3 P0 माइनस PT, यही होगा आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज हियर ऑल्सो करेक्ट आंसर। हो गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, नाइट्रिक ऑक्साइड NO react with oxygen to produce nitrogen dioxide. The reaction is given. If mechanism of the reaction is this, mechanism is also given, then rate law equation is। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट किया, एक है फास्ट स्टेप एंड सेकेंड वन इज द स्लो स्टेप। तो हम लोग को पता है कि ऐसा रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है रेट of the reaction। rate of reaction equal to rate of RDS। RDS means rate determining step। तो rate determining step कौन सा हो जाएगा, जो स्लो स्टेप है यही होगा rate determining step। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, rate of reaction equal to rate of RDS, therefore rate equal to slowest step कौन सा है, सेकेंड वन इज K1 इंटू NO3। नंबर 1 कर दिया। आप क्या करना है, इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप, इक्विलिब्रियम स्टेप से क्या आएगा, क्या इक्विलिब्रियम इक्वल टू NO3 बाई NO एंड
O2। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO3 क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इनटू, हो गया ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। देयरफॉर 1 इम्प्लाई रेट इक्वल टू K1 इंटू NO इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO2। तो क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, उसको मान लिया मैंने K डैश NO2 O2। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इन क्वेश्चन नंबर 54, assuming salt to be 90% dissociated, salt 90% dissociate हो गया, which of the following will have highest osmotic pressure। तो osmotic pressure क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT। देखो अगर कंसंट्रेशन सेम है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, फॉर सेम कंसंट्रेशन सेम वैल्यू ऑफ C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पाई का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली I के ऊपर। तो यहाँ पे I निकालने के लिए देखो क्या बोला, डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। और सारे केस में क्या है, 90% ही डिसोसिएशन हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू सेम है। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, I का वैल्यू, I का वैल्यू डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयन के ऊपर, आफ्टर डिसोसिएशन कितना आयन हुआ। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 Al2SO4 होल 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, n इक्वल टू 2 प्लस 3 5। सेकेंड केस में दिखा जाएगा अगर BaCl2 क्या हो जाएगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, n इक्वल टू 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट केस Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 माइनस, n इक्वल टू 2 प्लस 1 3। तो n का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, n का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, n का वैल्यू इज मैक्सिमम इन ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे उसका ही क्या होगा, डेसिमोलर Al2SO4 होल 3, उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यही होगा आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। एन एजेट्रोपिक सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड has a boiling point lower than either of the boiling point of the two liquids। boiling point क्या है, lower than the boiling point of two liquids। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो हम लोग को एजेटोपिक सॉल्यूशन में हम लोग को क्या पता है, एजेटोपिक सॉल्यूशन में देखो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, for minimum boiling azeotrope, and negative deviation for maximum boiling। तो यहाँ पे क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप किसके लिए होता है, शो पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, तो उसके लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। कौन से ऑप्शन में है, शो पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हो गया ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 होगा, क्वेश्चन नंबर 56। फॉर ए रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग को क्या पता है, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, यही तो होता है ना। तो देखो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना है हम लोग को क्या पता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। अगर इनका वैल्यू नेगेटिव है तो इनका वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन से होगा, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव होना है तो ये भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो आंसर होगा डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 इज गिवन HA प्लस OH माइनस H2O प्लस A माइनस प्लस Q कैलोजूल, H प्लस OH माइनस H2O प्लस Q2 कैलोजूल, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 इज गिवन HA प्लस OH माइनस
H2O प्लस A माइनस प्लस Q1 हो गया ना, दिस इज द नंबर 1। और क्या है, H प्लस प्लस OH माइनस H2O प्लस Q2। तो अभी देखो निकालना है क्या है, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HA। फॉर HA यहाँ से क्या मिलेगा, H प्लस प्लस A माइनस। अभी देखो बाय यूजिंग 1 and 2 हाउ कैन यू फाइंड द दिस रिएक्शन। अभी देखो HA रिएक्टेंट का साइड में है, ठीक है ना, और H प्लस प्रोडक्ट का साइड में है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डेल्टा H कितना है, डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस Q1, यहाँ पे डेल्टा H2 इक्वल टू माइनस Q2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर दिस देयरफॉर 1 माइनस 2 इम्प्लाई, 1 माइनस 2 इम्प्लाई किया जाएगा। देखो क्या होता है, HA प्लस OH माइनस माइनस H प्लस माइनस OH माइनस क्या मिलेगा, H2O प्लस A माइनस माइनस H2O। अब क्या हो जाएगा, दिस H2 एंड दिस बिकम कैंसिल आउट, दिस एंड दिस आर कैंसिल आउट। फाइनली क्या बचेगा, HA माइनस H प्लस A माइनस, वो इधर जाएगा तो क्या होगा, HA H प्लस A माइनस। देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। व्हाट इज डेल्टा H1 हियर, डेल्टा H1 इज माइनस Q1 माइनस ये क्या है, माइनस Q2। तो फाइनली डेल्टा H क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। तो कौन से ऑप्शन होगा आंसर, Q2 माइनस Q1 इज द ऑप्शन नंबर C। C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH इक्वल टू 4 एंड pH इक्वल टू 6 आर मिक्स टुगेदर देन द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। दो सॉल्यूशन है, एक का pH 4 है और दूसरा का pH कितना है, 6 है। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH कितना होगा, यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 58। pH 4 इक्वल टू pH इक्वल टू 4, देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 4। pH इक्वल टू 6, देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6। देखो ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल दिया, pH इक्वल टू 4, जब H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल दिया डेट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 4 मोल ऑफ H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो उसमें भी 1 लीटर जब दोनों को मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 6 इन 2 लीटर। हो गया ना, उसका 1 लीटर है, उसका 1 लीटर है, मिक्स करने के बाद कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। तो अभी निकालना क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन इन 1 लीटर, देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 6/2 क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1 मिनट। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 4, 1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4/2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा 5.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। हो गया ना, देयरफॉर pH निकालना है अभी, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 5 माइनस लॉग ऑफ 5.05। तो 5 का वैल्यू गिवन है, लॉग 5 का वैल्यू गिवन है 0.7, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0.7 4.3। कौन से ऑप्शन में है, 4.3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, इन मेल्टिंग ऑफ आइस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी फेवरेबल। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, जब मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या पता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देयरफॉर फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय
तो हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू Fezan's rule, smaller the size of cation and larger the size of anion, more will be the covalent character. तो अभी देखा जाएगा साइज, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा। देखो एनायन सब जगह पे सेम है, क्लोरीन है, तो साइज क्या होगा कैटायन का, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन सबसे छोटा क्या हो जाएगा Be2+, देन Li+, Na+, हो गया ना, यही होगा साइज का ऑर्डर। देयरफॉर कोवालेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका सबसे कम होगा NaCl, LiCl, BeCl2, ये होगा कोवालेंट कैरेक्टर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो उसमें 4 स्टेटमेंट है, पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 61, उसके लिए देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट बताते हैं। अगर मान के चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, ठीक है ना, 14 के बाद और इंक्रीज होगा, ये कहाँ से वैलिड, ये रूल 8 से 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है। तो 14 के बाद आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ आएगा 13, 12, 11, 10, 9, 8। अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है ना तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब आगे भी जाएगा 0.5 डिक्रीज होगा, पीछे भी जाएगा 0.5 डिक्रीज, तो 3 से 0.5 डिक्रीज करना है, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। ओके, तो नाउ इन दिस क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO नंबर ऑफ इन NO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7 + 8, 15। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नंबर 2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 + 7, 7 + 7, 14। अगर 14 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16, फॉर 16 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है, बट कितना गिवन है 1.5, तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6 + 8, 14, तो उसमें भी 3 है, तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सी बोला था स्टेटमेंट करेक्ट, 1, 2 एंड 4, इन विच ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर n इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, n+l रूल। n+l रूल में क्या बात था, हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर विल बी द एनर्जी, ठीक है ना। अगर n+l का वैल्यू कम होगा तो एनर्जी कम होगा। अगर देखो n+l का वैल्यू बराबर है तो क्या देखना है, इफ़ n+l वैल्यू इज सेम देन हायर वैल्यू ऑफ n विल बी कंसीडर हायर एनर्जी। तो अभी यहाँ पे देखा जाएगा n+l का वैल्यू, n+l 5 है, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 4 + 1 5, यहाँ में भी 5 है। तो पूछा कि कहाँ पे मैक्सिमम है, 4 + 2 6 है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा है, ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, Cl2 in presence of NaOH give NaCl plus NaClO3 plus H2O the equivalent mass of chlorine in the above reaction। रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा +5। अब क्लोरीन ने क्या किया, रिड्यूस भी किया, ऑक्सीडाइज भी किया। तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर
सिंगल एलिमेंट ने बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करेगा, तो उसका मतलब होगा कि रिएक्शन कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हो गया एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिखा देगा यहाँ पे क्या हो गया, 0 से -1 डेट मीन्स रिडक्शन हो गया। तो n फैक्टर फॉर रिडक्शन कितना होगा, 0 से -1 कितना डिक्रीज हुआ 1, कितना क्लोरीन है 2 क्लोरीन, कितना हो गया 2। फिर यहाँ पे क्या क्या 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो कितना इंक्रीज किया 5, कितना क्लोरीन है 2 क्लोरीन 10। तो हम लोग को पता है ND इक्वल टू N ऑक्सीडेशन इंटू N फैक्टर फॉर रिडक्शन डिवाइडेड बाय N फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन N फैक्टर फॉर रिडक्शन। तो N फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन इज 10 इंटू 2 बाई 10 + 2 20/12 5/3। Therefore equivalent mass of chlorine E equal to molecular weight by N factor. What is N factor here? N factor is 5/3, तो क्या हो जाएगा 3m/5 is the equivalent weight of chlorine। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इन द फॉलोइंग इक्वेशन 2Br2 plus 6CO3 2 minus plus 3H2O giving 5Br minus plus BrO3 minus plus 6CO3 minus। तो उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन चॉइस करना है। तो पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, 2Br2 plus 6CO3 2 minus plus 3H2O 5Br minus plus BrO3 minus plus 6HCO3 माइनस। तो यहाँ पे देखा जाएगा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो गया +5। तो ब्रोमीन का क्या हो गया रिडक्शन, और फिर ब्रोमीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो अभी देखो ऑप्शन में ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, नहीं है। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड कार्बोनेट नहीं है। ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस्ड नॉर ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ब्रोमीन का रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन देख लेते हैं H2 + O2 H2O बन गया, ठीक है। बट देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं पहले। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, कर दिया बैलेंस, ठीक है ना। अब देखो बैलेंस इक्वेशन से एक्सिस मुझे पता चलेगा, यहाँ पे मास गिवन है तो मास ही लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है, दिस इज द डाटा ओनली फॉर बैलेंस, तो गिवन डाटा नहीं लिखूंगा अभी। अब जो गिवन इक्वेशन से 4 ग्राम H2O के लिए वो कितना ग्राम चाहिए 32 ग्राम। अब बनता कितना है 18 × 2, ये तो इक्वेशन बोल रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। 4 ग्राम 32 ग्राम, तो मिल गया कितना 36 ग्राम, ठीक है। अभी पूछा क्या है, अभी यहाँ से हम क्या लिख सकता हूँ 32 ग्राम O2 गिव्स 36 ग्राम H2O, ठीक है ना। अभी उसका 4 ग्राम ही है, बट गिवन क्या है, देखो ये 4 ग्राम है, ये कितना है 20 ग्राम है। अब देखो क्या है, उसका 4 ग्राम के लिए उसका 32 ग्राम चाहिए, बट उसका 4 ही ग्राम गिवन, उसका 20 ग्राम गिवन, मतलब कम है ना। तो ये कम, ये पहले क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा O2 इज द लिमिटिंग रीजन। तो अभी पूरा कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस करके होगा, लिमिटिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए 32, बट गिवन कितना है 20, कम है। तो 32 ग्राम O2 इक्वल टू 36 ग्राम H2O। देयरफॉर 1 ग्राम O2 इक्वल टू 36/32 ग्राम ऑफ H2O। चाहिए कितना के लिए निकालने के लिए 20 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू 36/32 इंटू 20 ग्राम ऑफ H2O। आफ्टर कैलकुलेशन कितना आएगा 22.5 ग्राम। हो गया ना, है क्या आंसर, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। हो गया, लिमिटिंग के ऊपर बेस करके कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 66 मोलालिटी इक्वल टू WB/MB इंटू
1000 बाई W। ये कितना ग्राम गिवन है? 3 ग्राम। 180 1000 बाई 30 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, 3 कैंसिल आउट, 10 बाई 18 तो हो जाएगा 0.56 मोलर। शायद 0.56 मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। गिवन वैल्यू आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 के है बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 67। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। देखो उसका लैटिस एनर्जी हाई होने का रीजन है वो B12 स्ट्रक्चर फॉर्म करते, ठीक है ना। बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर, कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर। तो देखो ये भी क्या है, उसके बाद पूछा गया इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो उसमें कौन सी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? तो सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन हैज, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये भी नहीं है, देखते हैं कौन सा है फिर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यही होगा आंसर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और उसका लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट NF3 मोलिक्यूल हैज़ ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक एक स्टेटमेंट दिखा जाएगा। 68 NF3 क्या बोला? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए क्या है? रॉन्ग है। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। अभी देखो स्टेटमेंट ए था, ये चले गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बोला क्या? ट्राइगोनल प्लानर, सबको पता है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर। अभी N2 कितना इलेक्ट्रॉन है? N2 में इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और उसमें क्या है? O2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 16 के लिए कितना दिया था? अभी देखो 16 के लिए कितना था? बॉन्ड ऑर्डर 2 था, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2। अभी बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर। तो उसमें बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर, एक करेक्ट है ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट बी क्या है? करेक्ट है, ठीक है ना। फिर क्या पूछा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ये तो करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो क्या है? इधर देखो, यहाँ से पता चलेगा मॉलिक्यूल जो भी होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ए भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड सी आर करेक्ट, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है। डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S। तो उसमें कितना स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा? सो इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो उसमें डी क्या है? डी भी रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन कौन है? बी एंड सी। कहाँ कहाँ है आंसर? बी एन ए एन बी नहीं है, ए एन डी नहीं है, सी एन डी नहीं है, बी एन सी। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 69। द सेट व्हिच डज नॉट हैव, क्वेश्चन नंबर 69, द सेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगांड। तो एम्बीडेंटेड लिगांड देखो, एम्बीडेंटेड लिगांड ऑप्शन ए में इथाइलिन डाइएमाइन ऑक्सैलेट है, C2O4 2- EnH2O, उसमें एक भी एम्बीडेंटेड नहीं है, ठीक है ना। NCS एम्बीडेंटेड है और ये भी एम्बीडेंटेड है, ये भी एम्बीडेंटेड है। तो पूछा कि कहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगांड नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। फॉर द एलिमेंट गिवन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबके लिए देखा जाएगा क्या होता है। लिथियम 1s2 नंबर 3, बेरिलियम 4 1s2 बोरॉन 5 1s2 2p1, कार्बन 6 1s2 2p2, नाइट्रोजन 7 1s2
2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। देखो सेम पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अभी देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन सबसे लास्ट है तो फ्लोरीन का हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन, फिर देखो क्या है, कार्बन का हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन। अभी देखो कार्बन के बाद क्या है, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम में क्या है, एस ऑर्बिटल फील्ड है तो फील्ड एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत आसानी से निकाल दूंगा। तो क्या होगा उसके बाद, बी, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, ये होगा आंसर। सबसे कम है लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, aqueous solution of K2Cr2O7 is preferred as a primary standard in volumetric analysis over Na2Cr2O7 in aqueous solution। स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 71, K2Cr2O7 हैज़ हायर solubility in water than, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो solubility किसका ज़्यादा है, solubility of Na2Cr2O7 is higher than K2Cr2O7, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट गलत है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो कहाँ पे है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट बोथ नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। इन क्वेश्चन नंबर 72 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। तो उसमें कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, पहले एक एक करके दिखा जाएगा। FeCN6 3-। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आयरन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 Fe3+। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s0 3d5। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा, दिस इज ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है ना। और Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। देखो क्या होगा, तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, T2g 5 एंड Eg में कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, हो गया ना, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है। फिर और क्या है, फिर नेक्स्ट है COF6 3-। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितना होगा, CO3+, कोबाल्ट 27 3d6। ये भी क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो T2g 4 Eg2 ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 4, हो गया ना। नेक्स्ट MnBr4 2-। यहाँ पे मैंगानीज का क्या हो जाएगा, +2, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5, ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, देखो ये टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। और Br क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, ठीक है ना, Br इज द वीक फील्ड लिगैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करेगा, तो n इक्वल टू 5। फिर लास्टली क्या है, MnCN6 3-। तो यहाँ पे मैंगानीज का कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, Mn3+ का क्या होगा 3d4, हो गया ना। अभी देखो ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है ना। तो ऑक्टाहाइड्रल ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो उसमें देखो मामला क्या है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो क्या करेगा, पेयरिंग करना चाहिए, ठीक है ना। बाद में यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो T2g में पेयरिंग कर लेगा, ये टेट्राहाइड्रल है, 1 मिनट, दिस इज टेट्राहाइड्रल, तो पहले आएगा Eg देन T2g। तो यहाँ पे पेयरिंग
4 है तो पेयरिंग अगर देखो पेयरिंग कर लेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, D3sp2 ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें T2G में पहले एक एक फिलअप करना है, उसके बाद ही पेयरिंग करेगा, समझ है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो डी में अभी देखो डी में 2 वैकेंट है, ये इजी का है, दिस इज T2G। तो ये पूरा क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों वैकेंट है, तो उसको लेके क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लाइक ऐसा बॉन्डिंग होगा D2sp3। अगर यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा तो D3sp2, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा MnBr4 2-, देन कहाँ पे है, उसके बाद कहाँ पे है, उसके बाद है CO, तो सबसे ज़्यादा होगा MnBr4-, देन COF6-3-, उसके बाद यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दिस, फिर उसमें एक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही ध्यान रखना है उसमें, अगर यहाँ पे देखो CN पेयरिंग कर लेगा तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, ऐसा टाइप का हो जाएगा हाइब्रिडेशन D3sp2, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले पेयरिंग नहीं करेगा, उसके पहले और T2G को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद ही पेयरिंग करेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Hello everyone, welcome to the discussion of FT6 organic chemistry part. Let's start with section A, question number 73। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो हमें मैच करना है। एमोनोलाइसिस सबने पढ़ा ही होगा, एमोनोलाइसिस रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विथ एमोनिया, ठीक है। इसलिए हमारा A हो जाएगा S, ठीक है। तो आप देख सकते हो B हमें दिया हुआ है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग थैलामाइड यूज करते हैं। उसका रिएक्शन ऑब्वियसली बेस KOH के साथ करते हैं, उसके बाद एल्काइल हैलाइड और फिर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा R, थैलामाइड विथ KOH एंड RX, तो B हमारा R हो जाएगा। C की अगर बात करें, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हम लोग अमाइड का रिएक्शन करते हैं विद Br2KOH, ठीक है, हाई टेम्परेचर में, तो हमें इससे एमीन मिलता है। तो बेसिकली देयर इज अ डिक्रीज इन कार्बन एटम्स, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो C विल बी P। और अगर हम लोग D की बात करें, कार्बाइलमीन रिएक्शन, इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, तो D जो होगा बेसिकली इसमें क्या होता है, अमाइन का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं CHCl3 प्लस KOH हाई टेम्परेचर, जिससे हमें आइसोसाइनाइड मिलता है विच इज फाउल स्मेलिंग। तो इसलिए हमारा D जो हो जाएगा वो होगा डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, तो ASBrCpDQ, ठीक है। तो सही आंसर हमारा A हो जाएगा। 74 पे आते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, और रीजन है अमाइंस हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। बिल्कुल ट्रू, ये जो अमाइंस का बेसिक बिहेवियर होता है, इट इज ड्यू टू द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन देम, जो H+ के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये बेस है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ही, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 75 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीवोरोटेटरी। तो आप लोगों को पता होगा कि सुक्रोज टूटता है तो बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये NCERT में है। तो आपको पता होगा कि सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है, लेकिन फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी इन नेचर, ठीक है। जिसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन होता है कन्वेंशनली, तो इसलिए C करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 76, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारा रिएक्टेंट कुछ ऐसा है, इसका रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, तो बड़ा सिंपल है, एल्कोहल और HBr का रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन मुझे बताओ, इज दिस द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन? नो इट्स नॉट। हमें पता है इसका अल्फा H है 3, लेकिन अगर इसमें एक मिथाइल शिफ्ट हम लोग कर दें तो ऑब्वियसली अल्फा H हमारा बढ़ जाएगा, जिससे हमारा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br- से करें तो ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है ये है ऑप्शन C, ठीक है, बाकी सब बेकार के ऑप्शन है। 77 पे आते हैं,
हमें एक हेलोएरीन दिया हुआ है, assuming that X is halogen, और एक न्यूक्लियोफाइल दिया है, बोला है दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके एक्स को सब्सटीट्यूट करे, ये इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? नो रिएक्शन। ठीक है, वहाँ भी बनाया, लेकिन ये आप ये मत सोचना कि प्रोडक्ट बनाया, बोला कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट ही नहीं सकता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हेलोजन है तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो रेजोनेंस की वजह से आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तो लग रहा था सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसलिए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए, बी और सी में कोई मीनिंग नहीं है। डी, सी एक्स बॉन्ड पोजेस अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डी करेक्ट आंसर। एक चीज और बता दूं, आप सोच सकते हो क्यों सर, हम लोग तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, डाउस प्रोसेस से, तब तो हो जाता है। अगर रिएक्शन कंडीशंस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हैं तब जाके ये फिजिबल होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता है। अब आते हैं 78 पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूल, अगर कार्बन एटम, जैसे मैं तीनों 1 2 3 में देख रहा हूँ कार्बन एटम सेम है, मॉलिक्यूल जितना लीनियर होता है उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, और जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगा उससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो वैन डर वाल फोर्स भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर वैन डर वाल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर वैन डर वाल फोर्स कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसलिए आप देख रहे हो सबसे लीनियर कौन है? 2, और ब्रांचिंग में 1 और 3 में, ब्रांचिंग 3 में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए 3 सबसे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और उससे पहले आ जाएगा 1। तो ये आपका सही आंसर है 213। तो 213 अगर हम लोग देखें, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पे। विच एल्कीन गिव्स एसीटोन ओनली ऑन ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आइसोब्यूटाइलिन ये होता है। ठीक है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से तो एसीटोन बन रहा है, लेकिन ये आप लोगों को पता है फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बी में अगर देखें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, ब्यूट 1 सॉरी, यहाँ भी अगर तोड़ेंगे, यहाँ तो एक भी एसीटोन नहीं बन रहा है, तो ये तो गलती है। सी ऑप्शन अगर देखें, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो क्यों, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन ये है, यहाँ से तोड़ेंगे तो हमें पता है यहाँ से भी एसीटोन बनेगा, यहाँ से भी एसीटोन बनेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो डी बता देता हूँ क्यों गलत है, क्योंकि डी में भी ब्यूट 1 है, लेकिन 3,3 डाइमिथाइल, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ भी एसीटोन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 80 पे। तो रिएजेंट्स केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग साइक्लोहेक्सानोन टू एन इथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन में बोला है पहले एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड एंड एमोनिया, तो मैं आपको बताता हूँ ये फिजिबल ही नहीं है। एमोनिया तो पहली बात, एल्काइल हैलाइड तो इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। एमोनिया फिर भी रिएक्शन कर ले और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, जिससे ये बन जाएगा इमीन, लेकिन इसका रिएक्शन फिर एल्काइल हैलाइड के साथ फिजिबल नहीं है। उसका रीजन है नाइट्रोजन में परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो फिर हमें हीट करवाना होगा, तो ये तो इनकम्प्लीट टाइप का रिएक्शन हो गया, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। बी पे आते हैं। बी में अगर हम लोग इथाइलेमीन से रिएक्शन करें तो वाटर के एलिमिनेशन से इमीन बन जाएगा, और उसके बाद फिर H2PT, तो आप लोगों को पता होगा कि इमीन जो है H2PT से रिड्यूस होके एमीन दे देता है, तो ये सेकेंडरी अमाइन हमारा बन चुका है जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बाकी सब अगर आप देखोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी सब भी करेक्ट आंसर नहीं है। कीटोन के साथ ये एमोनिया ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कीटोन से, मतलब एल्डिहाइड से नो रिएक्शन। ठीक है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है। LiLH4 भी इस कीटोन को एक्चुअली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, फिर अल्कोहल का एल्काइल हैलाइड से आप ये अमाइन तो नहीं बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस थे, मतलब आप बी, ए के बाद बी पे आते तो आपको सही आंसर मिल ही जाता। तो बेसिकली 80 का जो सही आंसर होगा इट इज बी बॉम्बे। 81 पे आते हैं। अगर 81 की बात करें, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो इसमें बोला है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोला है फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, यस।
ठीक है। जनरली फिनॉल्स को वीकली एसिडिक ही बोला जाता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, देयरफॉर दे आर freely soluble in NaOH solution. Yes, they are soluble in NaOH solution. Reason being, आपको पता है कि उनके रिएक्शन से वाटर बनेगा और फिनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसिड बेस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड आना चाहिए। लेकिन उसके बाद बोला है NR वीकर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड वाटर। ये तो भाई गलत हो गया। फिनॉल्स एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं अल्कोहल और वाटर से। फिनॉल अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वाटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो ये फिर गलत स्टेटमेंट है, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 82। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसका हमें IUPAC नेम बोला है, तो पैरेंट चेन सबको दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन हमें अल्कोहल को भी मिनिमम पोजीशन देना है, तो वो पॉसिबल तभी है जब आप राइट से नंबरिंग करेंगे। लेफ्ट से करते तो अल्कोहल को 4th पोजीशन मिलता, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकल, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन, 3 ऑल, और ये ई हट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मैंने सॉल्व किया है वो ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 83 पे आते हैं। तो 83 में पूछा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए होता है। तो ए में अगर आप देखोगे वर्बली देख सकते हैं, मिथाइल इथाइल डिफरेंट ग्रुप, इथाइल मिथाइल डिफरेंट ग्रुप, पाई बॉन्ड भी है, तो ये तो GI देगा। बी में अगर हम लोग देखेंगे इथाइल हाइड्रोजन और ये आयोडोमिथाइल हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट हो गए, पाई बॉन्ड है, GI देगा। सी में पाई बॉन्ड तो है लेकिन ये 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, और ClCH3 भले ही डिफरेंट है लेकिन क्योंकि ये ग्रुप सेम है तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये GI नहीं दे सकता है। और डी में अगर देखें, आप बोल सकते हो, देखो डी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि सर लेफ्ट वाला तो देगा, राइट वाला नहीं देगा। इसमें देखोगे तो रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप सेम हो गए, तो ये नहीं देगा, और ये तो दे रहा है, क्योंकि मिथाइल H और ये विनाइल H ये तो डिफरेंट हो गए। तो पॉइंट इज, ऐसा सिचुएशन कभी भी आए कि सिस्टम में कोई एक भी डबल बॉन्ड अगर GI दे रहा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के बारे में कमेंट करेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ठीक है। इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 84 पे आते हैं, इनका रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, इसको रेजोनेंस से बनाया गया है, ये लोन पेयर को पाई में और ये पाई को लोन पेयर में, ठीक है। यहाँ पे पहले से 2 लोन पेयर थे, तो CH2 डबल CO माइनस 3 लोन पेयर आ जाएगा, और ये CH3, दे आर नथिंग बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग आते हैं 85 पे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, सारे फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं, तो आपको एक ही रूल पता होना चाहिए कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर डोनेटिंग ग्रुप्स आ गए तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इसमें अगर देखें, यहाँ पे Cl हमारा -I-M लगा रहा है, CH3 प्लस H, NO2 -M, OCH3 प्लस M। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा NO2 और Cl में। NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इनके कंपैरिजन में NO2 स्ट्रॉन्गर है विड्रॉइंग ग्रुप, 3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसके बाद 1। अब प्लस H से प्लस M ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग होता है, तो 4 लास्ट में आ गया, उससे पहले 2 आ जाएगा, तो 3 1 2 4, ठीक है। तो 3 1 2 4 हमारा ऑप्शन सी है। तो अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे, क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following cannot be made by using Williamson's synthesis, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से किसको नहीं बना सकते हैं। ए अगर देखें, मिथॉक्सी बेंजीन बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? अगर आप फिनॉक्साइड का रिएक्शन क्लोरोमिथाइल से कर दो, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसी को भी ले सकते हो। तो अब मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि SN2 से ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला है कैनॉट बी मेड। बी ऑप्शन अगर देखें, बेंजाइल पैरानाइट्रोफिनॉइल ईथर, पैरानाइट्रोफिनॉइल ईथर ये बनाना है। ये भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? इसको आप न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए और इसका रिएक्शन बेंजाइल वाले के साथ कर दीजिए, SN2, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी, मतलब ये अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर देखें, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल
ईथर। देखिए SN2 पाथ है तो हम लोग एल्काइल हैलाइड तो ऑब्वियसली मिथाइल से ही बनाएंगे। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये हमारा क्लोरोमीथेन, तो यहाँ भी फिजिबल है, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी की अगर बात करें, डी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बोला है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन कुछ ऐसे कराना होगा। फॉर दिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाया है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SN2 पाथ से आप 3 डिग्री सबस्ट्रेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। आगे समझ में, तो इसलिए डी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा डी। 87 बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, NCERT, एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, सबने सही किया होगा ये। 88 अगर देखें, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, तो हमारे पास बेंजीन से एक आइसोप्रोपाइल अटैच्ड है और एक मिथाइल अटैच्ड है और इसका नाइट्रेशन किया गया है, चलो 3+ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमें पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसे बोलते हैं, इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+। तो अब इनमें से कौन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, जिसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा वही डायरेक्ट करेगा। तो ये दोनों ही ग्रुप +H लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका अल्फा H1 है, आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेकिन अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग कौन हो गया, ये वाला, तो ये डायरेक्ट करेगा। इसका पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो आप किसी भी ऑर्थो पे आप NO2 अटैच कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी, बॉम्बे। 89 में फिर से हमारे पास है कॉलम मैचिंग, ठीक है। तो कॉलम 1 में बोला गया है कि जो भी दिया हुआ है उसको आप कॉलम 2 से मैच कर दीजिए। तो एक एक करके मैं बता दे जाता हूँ। ये एलाइल ग्रुप होता है, दिस इज एलाइल क्लोराइड या एलाइलिक, ठीक है, ये एलाइलिक होगा। तो मेरे हिसाब से ये सबको समझ में ही आ गया है, ठीक है, एलाइलिक। वैसे कह रहे हैं बाकी ऑप्शन से वैसे भी निकल जाता है, तो इट इज़ एलाइलिक, ठीक है, बस एक LI के बाद LIC होगा, तो दिस इज एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पूरा एलाइलिक हैलाइड, तो A का S हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर B हम लोग देखें तो ये वाला ग्रुप विनाइल है, दिस इज विनाइलिक हैलाइड, दैट मीन्स हमारा हो गया Q, ठीक है। अब अगर C देखें हम लोग तो CH के साथ 2 क्लोरीन है, क्योंकि एक ही कार्बन में 2 हैलोजन है, इसको बोलते हैं जेम या जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल या फिर जेम डाइहैलाइड, विच इज ऑप्शन टी। और अगर हम लोग देखें लास्ट डी वाला, तो डी में वी हैव 2 हैलोजन एटम्स एडजेसेंट टू ईच अदर, क्योंकि एडजेसेंट है इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड या फिर विक डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये डी का हो जाएगा आर, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा फट से बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो मिटा दिया है, तो लिखा तो था ही। तो आपको पता है ए हो जाएगा एस के साथ, बी हो जाएगा क्यू के साथ, सी हो जाएगा हमारा जेम डाइहैलाइड पी के साथ, और डी हो जाएगा हमारा विसिनल दैट इज आर के साथ। तो ए एस बी क्यू सी पी डी आर, ए एस बी क्यू सी पी डी आर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 में रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन होता है ये, एंड एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन इज, आपको पता है यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप है और यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, I2NaOH के साथ टेस्ट इसका फिजिबल है, जबकि इसका ये वाला टेस्ट फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, सबने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो हमारे पास पहला है COH, इसको बेंजीन से अटैच करोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि ये विड्रॉ करेगा, -M लगाएगा, ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं है। सेम अगर आप बेंजीन से साइनाइड को अटैच करते हो तो ये भी -M ही लगाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो -M ग्रुप। सेम आप अगर
COCH3 को भी लगाते हो तो वो भी सेम काम करेगा। तो यहाँ आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो आंसर तो डी ही होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर आप बेंजीन से अटैच करोगे NHCONH2 को, तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे सकता है, तो दिस इज नथिंग बट प्लस एम। तो प्लस एम मतलब डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मुझे पता है डी भले ही करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों को डाउट होगा क्यों सर, इसके साथ तो कार्बोनिल अटैच्ड है, तो वो तो खींचेगा बिल्कुल, इसके डोनेटिंग बिहेवियर को कम कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, वीक डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन है तो डोनेटिंग, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Now move to the question number 92. In question number 92, given value two statement. Statement 1, lithium and magnesium do not form superoxide. तो देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, दो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लिथियम एंड मैग्नीशियम डो नॉट फॉर्म सुपरऑक्साइड, करेक्ट है, मतलब लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब क्या पूछा, लिथियम एंड मैग्नीशियम डो नॉट फॉर्म, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है तो सुपर ऑक्साइड नहीं करता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द आयोनिक रेडियस ऑफ लिथियम प्लस इज लार्जर देन द आयोनिक रेडियस ऑफ Mg2 प्लस। तो स्टेटमेंट 2 में है Li प्लस का आयोनिक रेडियस कितना है 76 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 2 प्लस उसका आयोनिक रेडियस कितना है 72 पिकोमीटर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कहाँ है ऑप्शन 92, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Okay. Question number 93. Question number 93. For a concentrated solution of weak electrolyte, K equilibrium is given. Equilibrium constant A2B3 of concentration C. The degree of dissociation alpha is. तो क्या given है, A2B3 2A3 plus plus 3B2 minus. T equal to 0 में this is C 0 0. T equal to T में C माइनस सी अल्फ़ा 2C अल्फ़ा 3C अल्फ़ा, क्या इक्वल टू 2C अल्फ़ा स्क्वायर 3C अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 3 क्यूब मीन्स 27C क्यूब अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई दिस कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा 27 इंटू दिस 108 C का पावर 4 अल्फ़ा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही तो बोला ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। देयरफॉर अल्फ़ा लेस देन 1, देयरफॉर क्या इक्विलिब्रियम 108 C टू द पावर 4 अल्फ़ा टू द पावर 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या इक्विलिब्रियम बाई 108 C टू द पावर 4 1/5। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हो गया ना। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज एसरेशन ए एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर। तो एसरेशन ए इज गिवन इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E cell. The value of delta G is depends on N. It is given delta G equal to minus NF E cell. तो अभी देखो डेल्टा जी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन N, मतलब N के ऊपर डिपेंड करेगा। डेल्टा G डिपेंड्स ऑन N, एक करेक्ट है, एसरेशन इज करेक्ट। रीजन में क्या बोला, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ई सेल पोटेंशियल है, तो सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी करेक्ट है। एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो देखो डेल्टा जी क्या है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो ये जो रीजन है, रीजन इज करेक्ट है। और रीजन किसको एक्सप्लेन किया, जो एसर्शन है उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे डेल्टा जी एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ एसरेशन एंड रीजन इज करेक्ट। और क्या हो जाएगा, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन होगा, बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट ट्रू, ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। दोनों करेक्ट था, बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
तो आंसर हो जाएगा डी। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 94 आंसर शुड बी डी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट 2 में क्या है, टाइप है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दिस एंड दिस कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 एम्बिडेंटेड लिगैंड यहाँ पे NO2 इज द एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगैंड के लिए कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब ये किसके साथ होगा, 3, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। फिर नंबर 2 देखो, उसमें देखो क्या है, नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे क्रोमियम था, यहाँ पे क्या हो गया, लिगैंड क्या है NH3। लिगैंड का ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगैंड, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड के लिए क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड क्या मिलता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो B=2, ठीक है ना, B=2। फिर देखो नंबर सी में क्या है, आयनाइजेबल एनायन का एक्सचेंज हो गया। नंबर सी में एक्सचेंज ऑफ आयोनाइजेबल एनायन, तो क्या मिलता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स C1 है। और लास्टली क्या है, डी में क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। तो ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या था, सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। मतलब डी हो जाएगा 4। दैट मीन्स A=3 कहाँ पे है, दिस, B=2, ये 2 है, B=2, C=1, D=4 हो गया ना। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 96 फिर भी मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल n=2, 96 n=2, l=1, तो 2p, ठीक है ना। मतलब ये किसके साथ मिक्स होगा, A3, फिर n=3, l=2, 3d, b होगा 4, फिर क्या है n=3, l=0, 3s, c किसके साथ होगा 2, n=2, l=0, ये होगा 2s, मतलब d होगा 1। तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगा, A3, B4, C2, D1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, O2+ आयन इज डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 97 कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, O2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 16 - 1, 15 इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है ना, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन O2+ में बच जाएगा, ठीक है ना। तो जब 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। बाकी सारे स्टेटमेंट देखो सब करेक्ट है, बाकी जितने सारे स्टेटमेंट हैं, तो आंसर यही होगा 97 के लिए, ये होगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 98, गिवन वैल्यू 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, Cr2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो देखा जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 98 Cr2+, तो क्या होगा, 3D में 4, Mn कितना है 3+, यही तो है ना, Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो देखो Cr2+ में क्या होगा, अगर Cr2+ से क्या बन जाएगा, Cr3+ हो जाएगा, तो क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d3, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड बन जाएगा। T2g में हाफ फील्ड बन जाएगा, T2g में क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो Cr2+ से क्या होगा, ये और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब और एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा ड्यू टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cr2+ भी क्या हो जाएगा, तो Cr2+ क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये क्या काम करेगा, Cr2+ से Cr3+ बनाने के लिए ट्राई करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यह क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करेगा। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। और Sc3+ कंपाउंड आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। स्कैंडियम 3+ ने क्या करते, देखो Sc3+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4s0 3d0, तो क्या हो जाएगा वो
क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, तो रिपेल करेगा डायमैग्नेटिक। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट a रूट ओवर c। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं है क्वेश्चन नंबर 99, ये इक्वेशन ओनली अप्लाइड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे बोला बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ही क्या है, ए स्टेटमेंट एक रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो बी क्या है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बी करेक्ट है। सी में क्या है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर BaCl2 एंड MgSO4 होल 2। अभी देखो MgSO4 होल 2 से क्या बनता है, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है BaCl2 Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अभी देखो उसका 1 मोल है, उसका भी 1 मोल है, इधर 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो उसके लिए सेम नहीं हो सकता है, फॉर वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट सेम। तो ये भी क्या है, नंबर सी रॉन्ग है। तो नंबर डी में दिखा जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज सेम फॉर BaCl2 Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस MgOH होल 2 Mg2 प्लस प्लस। अभी देखो 1 मोल ऑफ पॉजिटिव है, दोनों क्या है, सेम है, उसके लिए सेम हो सकता है। तो और क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट आंसर। तो बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 100, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 100, हाइड्रोजोइक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड क्या है। तो H प्लस रिलीज करना है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, सॉरी द कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H प्लस रिलीज कर लेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, HN3 से क्या मिल जाएगा, एक H प्लस रिलीज कर देगा और क्या बन जाएगा N3 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन। So with this we come to the conclusion of the discussion of the paper. Thank you.